फिर इस बात पे क्या प्रतिक्रिया देंगे कि वीरेंद्र सिंह की जब एक ऑडियो आई और उसमें बोले कि भाई सोनीपत नहीं, इस आरसीएफ सीट है, सोनीपत में तो हुड्डा के 5 विधायक हैं। कि आज के समय में कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी है कि इनका कोई मुकाबला नहीं है अभी। पिछली बार गड़बड़ करके जीत गए थे, तो इनकी बार के जीत जाओगे? पिछली बार गड़बड़ कौन सी थी? चुनाव है, चुनाव के अंदर आरोप प्रत्यारोप लग कि आज तक भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट निकाल के बैठी, उनकी लिस्ट क्यों नहीं आ पा रही? इतना क्या डर हो गया कि वो अपने प्रत्याशी घोषित करने में इतनी उनको वो। दीपेंद्र की स्थिति मजबूत और भाजपा की कमजोर है, ऐसा माहौल क्यों नजर आता? आप एक बात बताओ, मेरे को बड़ा अचरज और आश्चर्य की बात है कि बात हम करते हैं पार्टी वर्सेस पार्टी, यहाँ पर बात ये होती है दीपेंद्र वर्सेस भाजपा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि मोदी जी पाकिस्तान पे कोई बम नहीं गिर रहे, इलेक्शन जीतना है, 400 का पार का नारा है। भाई साहब मैं कह रहा हूँ उसकी फिर वही बात करो, ये चाइना के साथ रोड़ा या कुछ बड़ी। हिंदू मुसलमान जो है वो कांग्रेस करती है, हम नहीं करते। हमारे किसी मैनिफेस्टो में दिखा दो, आप ऐसा लिखा हो, उनके तो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। अब जो 370 टूट गई, क्या जगदीप शर्मा या नागेंद्र जी वहां पे प्लाट खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं भाई साहब, आप चलिए। क्या बात करती है आप? 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश में मोदी जी यूं क्यों कहते हैं कि 80 करोड़ जनता को हमने राशन मुफ्त बांट दिया? क्या 80 करोड़ सच में ही राशन खरीदने लायक नहीं है? देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। अभी रोहतक भाजपा कार्यालय में हूँ, तीसरा और आखिरी इंटरव्यू। कांग्रेस में चलेंगे उसके बाद। और भाई भाजपा में ये इंटरव्यू इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक शख्स है जिनका मैं बार कई बार इंटरव्यू ले चुका होता हूँ। और सिंगल, वैसे तो भाजपा में किसी तो कुछ भी पूछ लो, लेकिन ये वो शख्स हैं जिनसे हम हैवी डिबेट भी कर ले हाँ, और फिर इंटरव्यू के लिए बुलावा भी आ जाए, हर बात भी कर ले हाँ, और बड़ा मजा आवा है भाई। हमारे साथ हैं नागेंद्र शर्मा जी। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय श्री राम जी। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं जगदीप भाई? एकदम बढ़िया हूँ भ्राता से। ढीले से लगो हो, नींद पूरी नहीं हो पा रही? चुनाव का माहौल है, मेहनत जारी है। अच्छा मेहनत जारी, मैं सोचा करते चुनाव का माहौल है, हारने वाले हैं इसलिए ढीले से हो। नहीं यार, हारने वाले क्यों भाई? देखो अब आपने कहीं कांग्रेस में जाओगे जी, जब वहां का आप देखोगे माहौल, तब आप आकलन कर सकते हो कि हारने वाले हैं जीतने वाले। वहां पे तो 4 आदमी बैठूंगा ना, 4 आदमी लगे 400 वर्ग हैं, जीते बड़े हैं। वहां का तो माहौल अलग है। आपने एक बात सुनी होगी कि तोता चढ़ा बाजे गाना, एम्प्टी वेसल्स ज्यादा आवाज करते हैं। तो जो 4 आदमी की आप बात कर रहे हो, आप किसी भी गांव में चले जाओ, ये बात आपने सही कि आदमी 4 होंगे पर हंगामा 400 के बराबर करते हैं। हमारा जो कार्य करता है बड़ा शालीन कार्य करता है, अपना मेहनत करता है, शांतिपूर्वक काम करता है, और जो हमारी केंद्र से नीतियाँ चलती हैं, प्रदेश से नीतियाँ चलती हैं, उसको धरातल पे इम्प्लीमेंट करता है। जहाँ तक का सवाल है कि काम करने की बात जो आपने बोली, वो लोग शोर ज़्यादा मचाते हैं। हो सकता है कहीं पे छोटा सा काम कर दिया, वो पूरा गांव गुआंढ सारा खड़ा होकर कोई अरे भाई ये कर दिया। परंतु हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा कार्य करता है जो पात्र को खोज कर उनका काम करवाता है और उस पात्र को उसका अधिकार दिलवाता है, बिना शोर के, बिना किसी उसके। आपने पिछला चुनाव देखा था, पिछले चुनाव में भी यही था कि कोई हरा नहीं सकता, ये सीट तो कांग्रेस की अजीत सीट है, ऐसा बोला जाता था। आपने वो किला ढहते हुए खुद ही देखा था। आपने सोनीपत से देखा तो सोनीपत में भी हम ऐसे ही जीते थे और बड़े मार्जिन से जीत हुई थी। 10 के 10 जीत गए थे आप पिछली बार। 10 के 10 हमने जीते। सर पहला सवाल, वैसे तो बहुत दिनों बाद मिले हैं, आप फोन भी कौन उठाओ थे मेरा। मैंने सोचा मैं भाई मेरे से नाराज है कि भाजपा से ही नाराज है, पूछ लूँगा। फिर आप आज आपने बात होगी हमारी। अक्सर मीटिंग्स में ज़्यादा थे आप, जब भी फ़ोन करूँ था जगदीप भाई मीटिंग में हूँ। व्यस्तता थी जगदीप भाई, एक्चुअली हमारा कार्यालय का ये भवन निर्माण का भी जिम्मेदारी मेरे को दी गई थी, तो उसमें थोड़ा सुबह जल्दी आना, रात को लेट हो जाना। और यो भी अक्सर माहौल कब बना, दिल से बताऊंगा मैं सारी बात आपने। जब जनरल डीपी वत्स जी राज्यसभा सांसद थे और उनका कार्यकाल पूरा हो गया, हाँ। तो सुभाष बराला जी बना दिए गए जी। खबरें ये चली कि अब जनरल डीपी वत्स को दोबारा सांसद बनाएंगे, हालांकि बनाए ही नहीं, अब उनका पद चला गया। खबरें ये चली कि अब जनरल डीपी वत्स जी कांग्रेस में जाऊंगे, और मैंने खाली बैठा आदमी ने सोचेगा ओवर थिंकिंग का शिकार, मैंने सोचा मैं खाली जनरल डीपी वत्स तो कांग्रेस में जाऊंगे ही जाऊंगे, फिर तो नागेंद्र शर्मा जी भी चले गए होंगे,
फिर तो अब मेरे फोन कौन उठाओगा? और मेरे ख्याल से ज्वाइनिंग के बाद फोन कहोगे आजा जगदीप अपना दूसरा ऑफिस है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ जी। जनरल साहब ने अपनी राजनीति की है, मैं अपनी राजनीति कर रहा हूँ। और जनरल साहब का टेन्योर, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं, समाप्त हो गया। और ये कि मैंने भी सुना था कि एक शगुफा सा चला था ब्रजेंद्र सिंह जी के बाद कि भैया जनरल वत्स भी कुछ 8-10 लोगों के नाम थे उस लिस्ट के अंदर। उस टाइम पे वत्स साहब को तो इनफैक्ट हमारे शीर्ष नेतृत्व ने एक कमेटी उसमें डेलीगेशन के तौर पे 2-3 कंट्रियों के उसमें भेजा हुआ था, कुछ सांसदों का डेलीगेशन गया था। ओके। तो वत्स साहब तो उस टाइम पे आउट ऑफ इंडिया थे जब ये शगुफा चला। अच्छा। तो, हाँ, तो ये ठीक है, पर देखो एक भारतीय जनता पार्टी है, काम यहाँ पे पहली बात तो परिवारवाद की बात नहीं है कि जनरल साहब वहाँ चले गए तो मैं भी चला गया, जनरल साहब यहाँ आ गए मैं आ गया। वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। उनसे बातचीत तो हुई होगी, क्या जाएंगे क्या कांग्रेस पार्टी? में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी उनसे अपना अलग काम लेती है, मेरे से अपना अलग काम लेती है। आपने देखा ही, आपने इलेक्शन भी कवर किए हैं और बाहर भी लेकिन भाई साहब, एक कार्यक्रम देखा मैंने दीपेंद्र जी का जिसमें एक व्यक्ति ने माइक उठा के बोलना शुरू किया कि दीपेंद्र जी आप ब्राह्मणों के कारण नहीं आ रहे हैं। आपने वो वीडियो देखी होगी जी। वो परिवार से ही है वो व्यक्ति मेरे ख्याल से। तो देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जहाँ तक परिवारवाद की बात अगर आती है तो कांग्रेस, अभी आपने खुद ही नाम ले दिया दीपेंद्र जी का, सबसे बड़े उदाहरण है कि जो रणबीर सिंह थे इनके दादाजी, उसके बाद जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, अब दीपेंद्र जी हैं। अब दीपेंद्र जी को भी अगर आप देखेंगे तो लोकसभा चाहिए तो भी दीपेंद्र जी, और राज्यसभा हो तो इस परिवार के अंदर, और मुख्यमंत्री की बारी आती है तो इस परिवार के अंदर। भाजपा में ऐसा नहीं है। पिछली 3 स्टेट के आपने रिजल्ट देखे, तीनों के पर जो मुख्यमंत्री थे नए चेहरे आए, और वो भी आम कार्यकर्ताओं में से उठा के उनको बनाया गया। अभी आपने देखा एक परिवर्तन हरियाणा राज्य में भी हुआ, नायब सिंह सैनी जी अभी मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पर इस पार्टी में ऐसा नहीं। और आज भी देखेंगे माननीय मनोहर लाल जी, इतना अच्छा उन्होंने काम किया 9.5 साल तक, और आज भी उसी लगन उसी मेहनत के साथ, बल्कि मैं तो कहूँगा उससे ज़्यादा, क्योंकि वो करनाल से प्रत्याशी हैं। कल सिरसा मीटिंग ले रहे थे, अलग अलग जगह पे बैठ के वो ले रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का विचार है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की खासियत है। तो यहाँ पे परिवार से नहीं चलते, परिवार उनके लिए पार्टी है। ओके जी। तो इस बात को टोटली नकार दिया जाए कि कांग्रेस से कोई वार्तालाप है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी उनके जो पुत्र हैं ब्रजेंद्र सिंह में आपके मित्र हैं वैसे तो बहुत ज्यादा। देखो मित्रता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मित्रता तो मेरी और भी पार्टी के लोगों से है, ऐसा नहीं है। देखो व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह है, मैं खिलाड़ी रहा हूँ तो उसमें भी हमारा ये होता था। ग्राउंड में तो हम एक दूसरे के खिलाफ खेलते रहे हैं, पर ग्राउंड के बाहर हम लोग खाना भी साथ खाते थे। कोई किसी के घर में अगर कोई सुख दुख है तो हमारा आना जाना भी रहता था। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि ठीक है, परिवार है, एक व्यक्तिगत जो रिलेशन है वो रहते हैं। परंतु जहाँ सवाल आता है पार्टी का, ना तो हम वहाँ कोई पार्टी की अपनी पार्टी की चर्चा करते हैं, ना उनकी पार्टी की वो चर्चा करते हैं। फिर इस बात पे क्या प्रतिक्रिया देंगे कि वीरेंद्र सिंह की जब एक ऑडियो आई और उसमें बोले कि भाई सोनीपत नहीं, इस आरसीएफ सीट है, सोनीपत में तो हुड्डा के 5 विधायक हैं, रोड़ा हो जाएगा कि मैं उड़ा? देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ, छोटी सी बात। उनका परिवार, कांग्रेस परिवार, वो अपना अपने आप देखे। व्यक्तिगत टिप्पणी करने के बजाय मैं आपको मोटा सा एक बात बता देता हूँ। कोई एसआर के ग्रुप जैसे भी एक पीछे भी एक टिप्पणी चौधरी सुरजेवाला जी ने भी दी थी महिलाओं के बारे में, आपने भी सुना होगा जी। तो परंतु मैं फिर भी कहूँगा कि आज के समय में कांग्रेस इतनी कमज़ोर हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी है कि इनका कोई मुकाबला नहीं है। अभी आप देखिए लाइन लगा के लोगों ने भाजपा का उसका दामन थामा है। क्यों उन्होंने ज्वाइन की भाजपा? आदमी हमेशा मजबूत आदमी के साथ लगना पसंद करता है, कमजोर के साथ रहना को पसंद नहीं करता। लेकिन ऐसा क्योंकि राजकुमार सैनी, मैं आपको बताता हूँ उसका कारण। आज भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती में इसलिए है कि मोदी जी ने एक नारा दिया था कि सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। ठीक है, आज भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उठा के देखोगे वही हिंदू मुस्लिम की बात, जबकि वो ब्लेम हमारे को करते हैं। मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यक कौम ये करेंगे वो करेंगे, वो क्यों अलगाववादी नीति को लेके चलते हैं? वो लोगों के समझ में आ चुकी है। अभी आप थोड़ी देर बैठे थे, हमारे वो मोइन भाई बैठे थे यहाँ पे, उनके विचार आपने सुन लिए। अब उन लोगों को भी समझ में आती है, हम लोगों को भी समझ में आती है कि कांग्रेस कब तक इस चीज़ को खींचती जाएगी। यही उसकी कमजोरी का कारण है।
कि एक भाईचारे को खराब करो, बांटते रहो और अपनी वो सेकते रहो। कमजोरी तो कहाँ सर, अभी एमपी के इलेक्शन में जहाँ जिस सीट पर हम बैठे वो तो हुडा साहब की है, गढ़ है, यूं तो आप यूं तो ना नकारो। पिछली बार गड़बड़ करके जीत गए थे तो अब की बार के जीत जाओगे। पिछली बार गड़बड़ कौन सी थी, एक बात बताओ। जब रमेश बोर का अब तो खैर बोर कहने लगे, तब तो रमेश लोहार के रुक्का लगा करते, हाईजैक कर लिया मनीष ग्रोवर ने, उसने अरुण शर्मा के लिए। हाईजैक नहीं, देखो ऐसा है, मैं आपको एक बात बोलता हूँ जगदीप भाई, ये चुनाव है, चुनाव के अंदर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। हो सकता है हमारी पार्टी भी, क्योंकि पिछली बार आपको भी पता है कि बोगस पोलिंग हुई है, दूसरों ने भी करी है, आपने भी देखा, हम लोगों से नहीं हुई, पर हमने उसको रोकने का प्रयत्न किया कि नहीं होनी चाहिए, इतना सब वो है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आपने बोगस पोलिंग को रोकने का प्रयास किया? बिल्कुल किया। विपक्ष ने एक बात और बताता हूँ, आप एक बात और देखिए, आपने अगर इसी लोकसभा की हम बात करते हैं, आज चिड़ी से धर्मपाल जी ने ज्वाइन किया हमारे को, काला जिनका नाम है, बोलते हैं, कितना मजबूत आदमी है, कांग्रेस में थे और उस परिवार के बहुत नजदीक थे। उन्होंने मंच पे भी आपने बोलते भी उनको सुना हुआ, क्या उन्होंने भाषण दिया। आप सीताराम राठी, एक बड़ा नाम रहा है कलानौर की तरफ, बसाना से आते हैं, पूर्व सरपंच ने, अब लोक समिति के वाइस चेयरमैन है, उनकी पुत्रवधू, 3,500 आदमियों के साथ ज्वाइनिंग थी। इसी तरह काले की 5,000 आदमियों के साथ ज्वाइनिंग थी। ये लोग कैसे ज्वाइनिंग हुई? अभी आपने एक नया देखा, हमारे कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी आए हैं, आप देखिए ना, तो ये परिवार, बुरा खिलाड़ी आई है, स्वीटी बुरा आई है, दीपक हुड्डा आए हैं, तमाम काफी लोग आए हैं, विजेंद्र पहलवान भी आ गए हैं। हाँ, विजेंद्र बॉक्सर भी आ गए हैं, पहलवान नहीं बॉक्सर हैं, बॉक्सर हैं। हाँ, पर आप ये देखिए कि ये लोग क्यों कांग्रेस में आ रहे हैं, तो इससे कोई ये थोड़ी कांग्रेस से बीजेपी में क्यों आ रहे हैं, तो इससे हमारे को मजबूती मिलेगी या कमजोरी मिलेगी? तो ये इसी लोकसभा के उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। तो हमारी जो स्थिति है पहले से भी मजबूत स्थिति में है। हाँ, सामने चलो मैं आपको एक और, अब जो पूछ ही लिया, अब आप जाओगे कांग्रेस वाले उसमें खेमे में, तो आप उनसे भी एक सवाल कर लेना मेरी तरफ से कि आज तक भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट निकाल के बैठी, उनकी लिस्ट क्यों नहीं आ पा रही? इतना क्या डर हो गया कि वो अपने प्रत्याशी घोषित करने में इतनी उनको वो हो रही है? चलो कुछ ना कुछ ऐसा तुरुप का इक्का लाएंगे आपके होश। देखो तुरुप का इक्का लाओ, हम तो देखो, मैं फिर आपको बोलता हूँ, खिलाड़ी को खेलने में मजा तभी आता है जब सामने वाला मजबूत हो। कमजोर के साथ कोई मजा नहीं आता। हम तो चाहते हैं जो उनका सबसे मजबूत कैंडिडेट है वो आए, चाहे राहुल जी आगे लड़ दें, हम तो उनका भी स्वागत करते हैं। नहीं, ये तो बात वो भी कहते हैं, चाहे मोदी आगे लड़ लो, अड़ा मुझसे भी तो पिछली बार देख लिया, अरविंद जी नहीं संभले, उनसे मोदी साहब कहाँ संभलेंगे? चलो तुक्का लग गया होगा सर। चलो 18-20 लाख वोटों में से 6,000 से हार जीत, मैं तो यही मानता हूँ कि भी तुक्का ही, और तो मान लिया कि आपने बड़ी जीत 1 वोट की भी वैसी है और जीत 6 लाख वोट की भी वैसी है। आपका नाम उसी में दर्ज होगा कि आज आप इस लोकसभा के सदस्य हैं। 1 वोट वाला भी जो जीत के आया और जो 6 लाख वोट से जीत के आया, दोनों बराबर में ही लोकसभा में बैठेंगे। आप मेरे को 3 कारण, हाँ, पक्ष विपक्ष के ऐसे बताओ। एक तो आपके, भाई आपको लोग वोट क्यों दे? दीपेंद्र खास है युवाओं का, दीपेंद्र को नहीं देनी, और दीपेंद्र को क्यों ना दे? जब 3 कारण भाजपा के पॉजिटिव, 3 कारण कांग्रेस के नेगेटिव, जो आप बताना चाहिए। मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ इसके। जी सर। भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, जो नीति है और जो धरातल पे काम हुआ है, उसको देख के लोग वोट देगा। उसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जैसे नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी थी। हाँ, कोर्ट में खड़े बच्चे, ठीक है, चलो, जो मैं आपके साथ हर बार इसी बात पे जिद करके चला जाता हूं। जो आप कर लो, आपका अधिकार है, पर जो बरसरे अदालत है जो चीज, उसको हम किस तरह वो कर सकते हैं, वो तो वही फैसला होना उसका। तो पर हाँ, जो नौकरियां दी हैं हमने, जो लोगों ने ज्वाइन किया है, आप उनसे उनके भी इंटरव्यू एक बार लो। पीएचडी वाले बच्चों के आपने ग्रुप डी में लगवा दिए, इसी बार का हर बार क्रेडिट क्यों नहीं लेते? नहीं यार, देखो जगदीप भाई, ये एमबीए एमसी के बच्चे, पीएचडी वाले बच्चे ग्रुप डी का भर रहे, चपड़ासी की नौकरी कर रहे हैं। लो साहब पानी, लो साहब पानी। चलो, अब आपने बोल लिया, मेरी भी सुनो। जी जी जी। ये नौकरी पहले आउट होती है, उसमें पता होता है कि ये नौकरी किस लेवल की है, उसमें क्या करना है। आप पीएचडी करके आप उसमें अप्लाई करते हो तो आपकी इच्छा है उसके अंदर। हम उसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन भी देते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके अंदर डिफाइंड होता है ना, तो वो उसमें डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने ग्रुप डी की नौकरी दी है, बड़ी भी नौकरियां आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, वहाँ भी नौकरी ले सकते हो। पर कहना मैं जो चाहता था जी, कि जो बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो नौकरियां लगी हैं, उसको आज
लोग बहुत सराहते हैं। छत्तीस बिरादरी कहती है इस बात को। पिछली सरकारों में क्या बोलते थे, अरे भाइयों ये पाया था। आज ये बोलते हैं कि यार कुछ करा हो ना करा, पर यो काम बहुत बढ़िया कर दिया। विपक्ष बोलता है हमारा ये बात। दूसरी चीज जी, हमारी आयुष्मान भारत की जो योजना है, चिरायु योजना जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, उसका जो 5 लाख तक का इलाज, अब उसके चिरायु के अंदर 10 लाख रुपए तक का जो इलाज आप करवा रहे हैं, वो डायरेक्ट आपको बेनिफिट जो मिलता है। अगर 5 परिवार के लोग हैं तो पांचों का 5-5 लाख रुपए का बीमा। मेरे गांव के उदाहरण मैं आपको देता हूं, और आसपास के भी कुछ ऐसे थे। जब उनको स्टंट डला तो एक किसान के तो 2.25 लाख रुपए की फसल आई थी, 3.5 लाख रुपए इलाज में लग गए। अगर आयुष्मान भारत का कार्ड उसके पास नहीं होता तो वो इलाज नहीं करवा सकता था बेचारा। 2,20,000 रुपए तो उसको देने पड़ते, ऊपर से कर्ज लेना पड़ता। और उन्होंने जो शब्द मेरे को बोले, मैं हैरान हूँ सुन के, कि हो सकता है मैं परिवार के लिए ये पैसे ना खर्चता और मैं इस चीज़ बीमारी को ऐसी झेल लेता, बचता ना बचता वो ऊपर वाले के हाथ में। पर कहता मेरे को आज आपका प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा लगता है कि जैसे भगवान है, मेरी जान बचा ली। तो आप ये देखिए, मैं आपको इसी में थोड़ा सा रोक रहा हूँ। जी, आपने 5 लाख रुपए का इलाज कर दिया जी, लेकिन ना तो आप उसका कैंसर का इलाज करेंगे, जी, ना आप उसका टीबी का इलाज करेंगे। अगर उसको कोई बैकएक की प्रॉब्लम है पुरानी, ना उसका इलाज करेंगे। तो इतनी सारी समस्याएं हैं, उनका इलाज नहीं कर रहे हैं आप तो किसी और बीमारी के इलाज में जुटे हुए हैं। घुटने बदलवा दिए, आपने लीवर स्टेंट डलवा दिया। जगदीप भाई देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, क्या सरकार का इन चीजों में कमीशन है इसलिए तो नहीं कर रहे हैं? हॉस्पिटल के साथ सेटिंग तो नहीं है? आपको चीजों को थोड़ा सा ना विस्तार से देखना पड़ेगा तब। अगर आप ये कहो ना जगदीप जी, कैंसर वाले के जितना खर्चा हो 5 लाख रुपए हम भरेंगे, मजा आ जाएगा बात सुन के। मैं आपको बताता हूँ, आप सुनेंगे तभी पता जी जी चलेगा जी आपको। जी। आज ये सरकार ने डेडिकेटेड हॉस्पिटल खोल रखे हैं कैंसर के लिए। आप बाढ़सा एम्स के अंदर जाओ, कितना बड़ा डिपार्टमेंट हमने ऑंको का खोला, आपने देखा कभी? आप नहीं गए शायद। आंखों का ऑंको बोलते हैं जहाँ पे कैंसर का इलाज जी, 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 डिपार्टमेंट जी। के अंदर इतना बड़ा डिपार्टमेंट हमने खोल रखा है वहाँ पे। क्या वो 5 लाख वाली श्रेणी में आता है? 5 लाख नहीं, बिल्कुल फ्री इलाज है उसमें, किसी का भी, कोई भी? हाँ, गरीब। जिस तरह हमारे पीजीआई में कितना खर्चा देते हो आप बताओ? सरकारी एम्स है, आप समझिए उस बात को। ये तो वो बीमारी कवर की। अब टीबी की आपने बात करी, टीबी की मुहिम कितने सालों से चल रही थी। हाँ, डोट्स की चली हुई थी। हाँ, और वो आज के टाइम में तो एक तरह से हम ये बोल सके थे कि भारत तो टीबी मुक्त हो चुका है। ठीक है, जैसे पोलियो मुक्त हो गया था, हाँ, टीबी मुक्त। ठीक है। तो उसके अंदर से कहाँ से इसका जिक्र है? ये तो वो हैं जो आपको जैसे हार्ट की कोई डिजीज हो गया और जो डिजीज है उनको कवर किया, जो वहाँ पे कवर नहीं हो पा रही थी उन चीज़ों को यहाँ कवर किया। मतलब कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, वो 5 लाख के एस्टिमेट में वो होगी, उसका इलाज होगा, इलाज होगा उसका। और चिरायु योजना के अंदर वो 10 लाख रुपए वैल्यू। अब इसका मतलब डिफरेंस उसका ये था डिफरेंस। जी। चिरायु योजना जो हमारी है वो प्रदेश की योजना है, आयुष्मान भारत जो योजना थी वो हमारी केंद्र की योजना थी। तो कुछ लोग आयुष्मान भारत की योजना से जो वंचित रह गए थे उनको हमने चिरायु योजना का लाभ दिया है। 10 लाख वाला? हाँ, 10 लाख वाला। वाह जी वाह जी, चलो ये मेरे को संतुष्टि हुई। अब आपने 2 कारण गिनाए, एक तो भाजपा का बिना पर्ची बिना खर्ची, बाकी ऐसे तो तमाम कारण है। आप लिस्ट बनाने लोगों अच्छा तो कांग्रेस को दीपेंद्र को वोट क्यों ना दे? लोगों में मैंने गीता बुकल की एक वीडियो देखी, वो रोते हुए कह रही थी बहन जी कि जनता रोई है जब वो हारे हैं, अब की बार नहीं हारने देंगे। चलो आप खुद भी रो पड़े। मैं एक बात, बड़ा मार्मिक दृश्य था वो। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि लास्ट टाइम जब आपने सर्वे तो किए ही होंगे जी, आप मेरे को ये बताओ कि कांग्रेस ने जो अच्छे काम किए वो कौन कौन से थे? अच्छे काम किया कि आपको, जैसे भी बैठे थे हम लोग चर्चा कर रहे थे तो और लोग भी बैठे थे, उन्होंने क्या बोला कि हर गांव में आपने 2-4 आदमी पकड़ लिए, उन्हीं के माध्यम से आप लोगों को देखते रहे, गांव को देखते रहे। जो कि मैं कहता हूँ उनके लिए हो सकता है बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो, पर वो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि एक घर में आपने 4 नौकरी दे दी, बाकियों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? वो क्या हकदार नहीं थे? क्या उनके घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए? या एक ही घर ऐसा हो गया कि उसमें 5 नौकरी तुम बांट दो? आप समझिए, इस सरकार की मंशा अच्छी थी, तभी आपने देखा पॉलिसी बनाई कि जिस घर में नौकरी नहीं है उसको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए उन्होंने कि हर घर तक ये नौकरी पहुंचे, हर घर का चूल्हा जले। मैं हर इंटरव्यू में आपकी मेरी एक बात होती है, मैं यही बोलता हूँ ये नीयत की बात है। इस सरकार की, इस पार्टी की नीयत साफ है। सर मनरेगा कांग्रेस ने तो शुरू की थी ना?
ठीक है, मनरेगा भाजपा की शुरू तो करी, तुरी थी नहीं आप है। समझे नहीं। उसके बाद क्या, उसका आप उठा के तो देखो, उसका फायदा वो मनरेगा के अंदर जो रजिस्टर्ड थे उन लोगों को मिला या उन सरपंचों को मिला जो उन्होंने बना के बिठा रखे थे। आप एक बारी सरपंचों से मुझे याद आया जी कि एक आपके महम या आपके रोहतक के कुछ गांव में, लगभग 50-60 गांव में एक मीटिंग हुई सरपंचों की, भट्टा ईंटों को लेकर कोई मामला हुआ, जिसमें भाजपा मना कर गई और कहीं ना कहीं अब वो कांग्रेस के समर्थन में चले गए। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। उन्होंने ईंटें खरीदी और फिर सरकार से बातें की, सरकार ने वो ईंटें सस्ती में बेचने को कहा। 7,000 रुपये के भाव से सरपंचों ने ईंटें खरीदी, 5,000 रुपये के भाव से सरकार ने कहा बेचो। तो सरपंच इकट्ठे भी हुए इस मामले पे। मैं एक बात बता, एग्जैक्टली नहीं मुझे, अगर आपके संदर्भ में है ये मामला तो एक बारी इसको स्टडी करना, तब आपको पता लगेगा कि सरकार ने फैसला क्यों लिया। भारतीय जनता पार्टी में दोबारा से आपको बोलता हूँ, वो किसी भी नेता की सोचने की बजाय उससे पहले वो प्रजा की सोचती है, लोगों की सोचती है। कोई भी डिसीजन अगर ये पार्टी लेती है, सरकार लेती है, तो वो जो लोगों के हक में होता है, आम आदमी के हक में, आम जन के हक में होता है, तब उसका फैसला लिया जाता है। आज दीपेंद्र जी की रैली थी, 5-7 हजार लोग थे। कहीं मेरे को भी भाजपा की ऐसी रैली दिखाई नहीं दे रही है जहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हों। देखिए, मैंने आपको क्या बात है, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो एक हमारी संरचना है पन्ना प्रमुख तक, आपको पता ही है। पीछे एक इंटरव्यू में भी आपने बहुत डिस्कशन किया था उसके ऊपर। तो हम लोग मतलब ज़्यादा दिखावे में ना भरोसा करके, हम लोग व्यक्तिगत रूप से लोगों के पास जाने में, उनसे बात करने में भरोसा रखते हैं, ना कि माइकों पे जाके अब बड़े बड़े बातें करके उसमें भरोसा रखते हैं। ठीक है, रैली होती है, हम भी करते हैं, सब करते हैं, परंतु हमारी स्ट्रेटेजी यही रहती है कि जो आम जन है उसके पास बैठा जाए, उसकी सुनी जाए। आप इस कार्यालय में बैठे हैं, कल भी 2-4 लोग आए हुए थे, जबकि वो इतने भोले थे, उनको पता ही नहीं था कि वो कार्यालय में भाजपा के में बैठे हैं, पर वो नाम ऐसे ऐसे लोगों के ले रहे थे कि जो कि कांग्रेस समर्थित थे, जिनको जितवाया उनको वोट दिया कभी, पर फिर भी उनकी सुनवाई करी, उनका काम किया गया। यहाँ पर ये नहीं है कि भाई कांग्रेस का आदमी क्यों आ गया। आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था, मैं आपको अब याद भी दिला देता हूँ ऑन कैमरा जी, कि ये इतना बड़ा भवन बना दिया, इतना पैसा, ये सब आप ये देखिए, ये भवन और पैसा किसके काम आएगा, वो चीज़ ज़रूरी है। सरकार के ही काम आएगा जी। ये सरकार के ही नेता बैठते हैं यहाँ पे। नहीं, आम आदमी तो बाहर 3 कुर्सियां, कमरे में 5 कुर्सियां। आपको एक बात बता देता हूँ, आप आम जनता का ही पैसा है। आज आप इस पूरे कार्यालय को देख जाओ, घूम के जाओ, चलो एक आदमी का तो नहीं है ना जी, एक आदमी का तो नहीं है ना, चलो मान लीजिए जिसके ड्राइंग रूम तक जाने में भी लोग तरसते हो, ऐसा तो नहीं है ना। आ तो कोई भी सकता है, ठीक है, ये भी आ तो कोई भी सकता है जी। चाय पानी की व्यवस्था तो उसके लिए है, कोई आए कोई जाए। अगर आपको ये भी डाउट हो, आप 4 आदमी कांग्रेस के भेज के, किसी भी पार्टी के भेज, उसको अगर चाय पानी ना मिले फिर बता देना। ऐसा जी, यूं ना को, मैं दीपेंद्र जी के चंडीगढ़ में कई बार जाता हूँ, वहाँ पे चाय वाय सारा दिन चलती है, चाय सब क्या बोला अभी आपने, क्या बोला कि दीपेंद्र जी के यहाँ जाता हूँ, वही बात आती है। ये मोदी जी का भी नहीं है, मनोहर लाल जी का भी नहीं है, नायब सिंह सैनी जी का भी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी, ये पार्टी कार्यालय है ना, वो तो दीपेंद्र जी की कोठी है ना, वही बोल रहा हूँ चंडीगढ़। मैंने क्या बोला, ये नेतागिरी वाली बातें किसी व्यक्ति का पार्टी कार्यालय नहीं है सर, वही मैं बोल रहा हूँ, वही सांसद का घर है। मैं वही आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये किसी व्यक्तिगत आदमी का घर नहीं है, ये पूरी पार्टी का, पूरे प्रदेश का घर है। आप समझिए, वो एक व्यक्ति का घर है तो उसमें हजारों लोग हैं, ये पार्टी का घर है तो भी हजारों लोग नहीं है। आपको लाखों लोग वोट देते हैं, कहीं तो जाके बैठने की व्यवस्था हो। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है, सुनिए मेरी बात जी, या मतलब हाँ कहीं रेस्ट हाउस में बुला दिया, तार बांध दी पे खड़े रहो और वो करके चले जाओ, कहीं तो बैठने की व्यवस्था हो, आदमी आए कम से कम पंखे की हवा में बैठ तो सके, कम से कम आके ये तो बोल सके भाई आ रहा थके आया हूँ, पानी पिला दो, चाय पिला दो, भूखा हूँ तो खाना भी खिला दो, कुछ तो सुविधा हो। या सिर्फ अपनी बेचारा पर्ची लेके धूप में आया और धूप में ही खड़ा हो गया, पर्ची देके चला जाए, पता नहीं कहाँ हो ना हो, ये इसलिए है। लेकिन ऐसा माहौल क्यों है मीडिया में, हर जगह जब हम देखते हैं कि दीपेंद्र की स्थिति मजबूत और भाजपा की कमजोर है, ऐसा माहौल क्यों नजर आता है? आप एक बात बताओ, मेरे को बड़ा अचरज और आश्चर्य की बात है कि बात हम करते हैं पार्टी वर्सेस पार्टी, यहाँ पर बात ये होती है दीपेंद्र वर्सेस भाजपा, ऐसा क्यों? मतलब आज वो अपनी पार्टी से ऊपर हो गए क्या?
नहीं सर, जब वो जिसकी पार्टी इतनी छोटी होगी है। जिसकी जहां जितनी इमेज है नहीं उसकी नहीं वहीं पे बात करते हैं एक सर। मिनट, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, या तो वो पार्टी बहुत छोटी हो चुकी है या नेता बहुत बड़ा हो चुका है, दोनों में एक फर्क है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। ऐसा ही है, हर आप व्यक्ति देखिए। की अपनी एक इमेज है। नहीं ठीक है, इमेज हरियाणा के अंदर कांग्रेस का मतलब मुद्दा लगता है मुझे हमारा, तो। सुनो मेरी बात, हमारा जो, अब तो खैर शैलजा भी मजबूत है। हमारी जो लड़ाई है, जी। हमारी लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की है। हमारी लड़ाई ये नहीं है कि किसी इंडिविजुअल के साथ या उसके साथ। तो फिर इस बात को इस तरीके से ले लो ना, बाईपास होना साहब चाहिए, मेरे को तो घुमाना बाईपास चाहते हैं। घुमाना नहीं चाहता तो हूं। ऐसा मैं क्यों लगता है कि समझ- रोहतक की सुनिए। कांग्रेस बड़ी मजबूत है? अब बाईपास से घुमा के लाए आप मेरे को। रोहतक, हाँ, मैं रोहतक की, अगर आप कांग्रेस की मजबूती की बात करो, मैं तो आपको कहता हूँ हरियाणा की जब कांग्रेस मजबूत नहीं है तो रोहतक की कांग्रेस कहाँ से मजबूत होगी? पूरे हरियाणा जनता से लेके MP MLA तक ये देखते हैं कि भाई चलो रोहतक में आंकड़ों क्या पे हो? बात करते हैं। 2014 में कितनी सीट थी कांग्रेस की? 9। जी 2014 में, 19 में 10। शुक्र मनाओ लोकसभा की, अब 11-12 सीट नहीं है तो पता लगता 11-12 सीट भी 8 होती सीट जा थी रही। कांग्रेस भाजपा की लोकसभा में पिछली बार। कैसे? पिछली बार हमारी 10 की 10 रही है। नहीं 2014 में नहीं, 9 सीट थी ना। नहीं, हिसार और रोहतक, हिसार दुष्यंत जी थे, रोहतक में दीपेंद्र जी थे। हाँ 8 सीट, राइट, 8 सीट थी। 8 सीट थी। अब तो की हमारा बात बड़ा, ऐसा- हमारा ग्राफ बढ़ा ना। जी। और अभी इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम, मैं वही कह रहा हूँ, अगर शुक्र मनाओ कि 11-12 सीट नहीं है, पता लगता भाजपा 11-12 सीट पे आ गई। और हारते तो इतने इसी तरह राज्यसभा आपने देख लिया जी। है ना। तो ये पार्टी का ग्राफ है, बढ़ता जा रहा है, और वो सिर्फ इसलिए कि पार्टी काम कर रही है। अब की बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि मोदी जी पाकिस्तान पे कोई बम बम नहीं गिर रहे? इलेक्शन जीतना है, 400 का पार का नारा है। भाई साहब मैं कह रहा हूँ, उसकी फिर वही बात करो, ये चाइना के साथ रोड़ा या कुछ बड़ी। हिंदू मुसलमान जो है वो कांग्रेस करती है, हम नहीं करते। हमारे किसी मैनिफेस्टो में दिखा दो आप, ऐसा लिखा हो, उनके तो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, अभी की बार लिखा। नहीं, ये तो आप शाने और बहुत बताओ। हो, ये तो आप शाने बहुत हो, ये तो शब्दों की चतुराई तो आपके पास है। शब्दों की चतुराई भाई, हम मैं जिनको- सिंपली ये पूछ रहा हूँ कि हम पाकिस्तान ने जिनको- कोई गुस्ताखी नहीं किया कि आपने बम बम घेर देते अभी तक तो उसके ऊपर पाकिस्तान बेचारा खुद वैसे POK का परेशान है। मामला उठा लेते कम से कम। क्यों उठाए हम मामलों को? अगर देखो, POK अगर तो अपना वो- नहीं मानते क्या? सुनो मेरी बात, नहीं, जी। पाकिस्तान कुछ गलत करेगा तो भैया उसका रिएक्शन तो जरूर मिलेगा। अभी तो गलती नहीं करी उसने, ये तो आप ध्यान रखना, करेगा तो उस दिन देख लेना आप। वो तो इतना शरीफ होगा इसका मतलब। जिस दिन करेगा उस दिन देख लेना आप। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, कब इन 5-10 दिन में होने वाला है क्या कुछ? नहीं, जब होगा तब देखेंगे। क्योंकि परंतु 400 अभी पार ऐसा का नारा है कुछ सर, आपने 400 पार तो इसके बिना तो नहीं होगा नहीं। आपका। एनडीए 400 पार का नारा है, भाजपा 370 का नारा हमारा है, और हम करेंगे। 370 तोड़ के 370 ले रहे हैं आप। हाँ, ले रहे हैं। क्यों नहीं ले सकते आप ये बताओ ना। पंजाब में तो आपकी आधी भी अच्छा, सीट नहीं आप आ रही सर। छोटी सी बात बताओ, पंजाब में आप आपकी सुनो। आधी सीट भी नहीं आ रही है। आप कांग्रेस की इतनी, मतलब आप बात करते हो, ये 370 अगर कांग्रेस हटा देती, जी। राम मंदिर की जब स्थापना हुई उस टाइम पे राम मंदिर में अपने लोगों को भेज देती बड़ा दिल करके, तो क्या आफत थी? लोग उनको भी तो स्वागत करते ना। वो कह रहा राम मंदिर में मत जाओ, क्यों ना जाओ भाई? कौन कह रहा था? 370 तोड़े, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया भाई? 2 संविधान 2 विधान, ये क्या मतलब है? आप खुद सोचो ना इस बात को। मतलब वो तो साफ दिख रहे, उनकी मंशा खराब है। तो आप क्या मानिए मेरी बात। अब जो 370 टूट गई, क्या जगदीप शर्मा या नागेंद्र जी वहां पे प्लाट खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं भाई साहब, आप चलिए। क्या बात कर दी आपने, आप जाके आइए। आप पहले तो घूम के आओ, एक बारी वहां का माहौल देख के आओ। खैर मेरी तो खैर उम्र हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं। बच्चों की क्या वहां शादी हो सकती है? क्या वो यहाँ सेटल हो सकते हैं? देखिए, कोई अब डाउट रहा नहीं क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, उसमें कोई वो नहीं है। आप पहले तो घूम के आइए। मेरा आपको एक छोटा सा एक एडवाइस है, सुझाव है, जो भी आप इसको लगाइए। पता नहीं सर कब या घूम रिक्वेस्ट पाएंगे। है। अभी 6 महीने तो भाई साहब, इलेक्शन ये है, उसके बाद देखो, यही देखेंगे। डिफरेंस है। मैं आपको एक और, किसान भाइयों की हमने बात करी तो मैं आपको दूसरी बात बता देता हूँ। किसान भाइयों से याद है, तंवर साहब को घुसने नहीं दिया तंवर जरा साहब गांव की में, बात करें। दुष्यंत जी एक को मिनट, घुसने मैं नहीं पहले दिया। एक पूरी रणजीत कर- चौटाला जी का भी मैं बयान आया एक था पूरी कुछ कर अजीब दूं। सा। एक जवान याद आ गए थे मेरे को। पीछे गलवान घाटी का एक वीडियो देखा होगा आपने। भगा भगा के हमारे सिख रेजिमेंट ने चीनियों को पीटा था वहां। हाँ, लठों के साथ, ठीक है। लठों के साथ ही पिटा था। पत्थर भी मारे, जी। ठीक है, मारे ना जी। आज से पहले अगर आपके परिवार में कोई फौजी है और जो उस बॉर्डर पे रहकर आए हैं, आप उनसे पूछिएगा कि क्या रिएक्शन होता था। वो चीनी हमारे 6-6 फुट के 7-7 फुट के जवान के उछल के थप्पड़ मार जाते थे और हम सफेद झंडा लेके खड़े रहते थे कि दिल्ली से कुछ आदेश आएगा और फिर हम कुछ करेंगे। आज क्यों नहीं हुआ ऐसा? हाथ खोल दिए ना।
तो ये पहले क्यों नहीं कांग्रेस ने खोले? आज पाकिस्तान को एक अफसर का मैं इंटरव्यू सुन रहा था रिटायर्ड का, वो कहता मैं गया वहाँ पे तो बॉर्डर पे तो ऐसे हाल चाल पूछते तो गए, पोस्ट पे चला गया, पोस्ट पे जाके उसने जवान से पूछा हाँ भाई कैसा है अभी? कहता साहब बहुत बढ़िया है। कहता बहुत बढ़िया, पहले नहीं था? कहता जी पहले में और अब में तो बहुत फ़र्क है। कहता क्या फ़र्क है अभी? तो उसने कहता अपनी मैगजीन तो लोडेड रहती है, HMG में लिया और 50 फायर कर दिए पाकिस्तान की पोस्ट की तरफ। कहता साहब ये फ़र्क है, अब हमारे को सोचना नहीं पड़ता कि दिल्ली से फरमान आएगा, अब साला सीधा ठोक सकते हैं वहाँ पे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जहाँ पर आदमी अपने आप को महफूज फील करता है, महसूस करता है। पहले क्या थे, हम बोलने को सुरक्षित थे पर हम सुरक्षित नहीं थे। आज महिलाओं का देख लो, महिलाओं की कितनी योजनाएं हैं। आप कोई भी वर्ग उठाइए, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में बोला पड़ोसी राज्यों चार जात है। पड़ोसी देशों से आपकी बनती नहीं है? क्यों नहीं बनती भाई? क्या मालदीव वालों ने तो कह दिया अपने सैनिकों को ले जाओ, हमें जरूरत नहीं है। मोदी जी बोले ठीक है जी ले आएंगे। ले आएंगे तो क्या दिक्कत है? उनको तो सुरक्षा के लिए भेज ही रखा था। अच्छा ही काम किया था, बुरा काम क्या किया था? अब चाइना में जो कि वीडियो में देखता हूँ चारों तरफ से आपको घेरने की तैयारी में है। श्रीलंका चाइना के कर्ज तले दबा है। देखो नेपाल में भी थोड़ी सी सुबुगाहट ऐसी आती है और बांग्लादेश से सुबुगाहट ऐसी नकारात्मक आती है। चाइना से आपकी नहीं बढ़ती, पाकिस्तान से तो वैसे ही धर्म युद्ध चला हुआ है। मजबूत आदमी होता है, जैसे मैं अगर जंगल का उदाहरण लूँ तो शेर को भी पकड़ने के लिए चारों तरफ से घेराबंदी होती है। डिक्टेटर, तो आज हिंदुस्तान एक शेर की तरह से उभर के आया है। हिंदुस्तान कभी डिक्टेट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप चलती नहीं है। हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप तो शब्द तानाशाह शब्द है ही गलत। हाँ, तानाशाही एक बारी राहुल गांधी जी ने करने की कोशिश की थी जब वो प्रधानमंत्री थे। राहुल जी बेशक पार्टी में कितने बड़े हों परंतु प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च उसमें आते हैं, तो आप उनका कागज फाड़ रहे हो। वो डिक्टेटरशिप थी, वो तानाशाही थी, उसका आपने नतीजा देख लिया। हिंदुस्तान में तानाशाही नहीं चलती जगदीप भाई, ये लोकतंत्र है। क्या यहाँ पे मोदी जी की रैली होगी? देखो वो अभी तो चुनाव में 50 दिन है, लंबा समय है, तो कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि मैं कुछ लोगों से मिला तो वो बोले कि भाजपा वैसे तो जीतेगी नहीं। भाजपा अगर अमित शाह, योगी जी या मोदी जी इन सबको, नितिन गडकरी अलग अलग रैलियां करवा दी तो भले ही जीत जाएगा। अपनी पार्टी के लिए प्रचार करना, वोट मांगना कोई गलत नहीं है। वैसे आप भी लोकल हैं मेरी बात, आप दूसरी पार्टी के लोग भी करते हैं, उनके नेता भी करते हैं, परंतु भाजपा का नेता करे तो उसको टारगेट कर लेते हैं भाई ये क्यों कर रहा है। ऐसा नहीं है। कल को आपके परिवार नहीं, खुद के बलबूते पे जीतना अलग बात समझिए। आप अभी तो लोकसभाओं में घूमोगे, मैं आपको और बताता हूँ। अभी कांग्रेस ने एक नया शगुफा शुरू कर दिया, मेरे गांव में भी पहुँच गए वो, और भी मैंने देखा गांव में जाके एक रजिस्टर लेके जाते हैं, ये फलाने परिवार से हैं जी उनके, ये आप पूर्व मुख्यमंत्री के OSD रहे हैं जी ये साहब, और आपके पास आगे जैसे ही आप जिताओगे तो ये घर में नौकरी देंगे। कौन बच्चा है आपके घर में 18 साल से ऊपर, ये वो बुलाएंगे उसको, नाम बताओ बेटा, नाम लिखेंगे उसका, नंबर बताओ, एड्रेस बताओ, अच्छा आधार कार्ड नंबर और बता के जाना, ताकि उसको ये लगे कि ये तो आगे तो नौकरी मिली। ही इज सीरियस अबाउट मी। ठीक है, ऐसे बहकाने का काम जो कांग्रेस इस टाइम पे कर रही है गांव गांव जाके, मैं आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूँ। मैं हिमाचल में भी चुनाव लड़ा के, वहाँ भी यही किया था, पूछो कितनों को नौकरी दे दी। कर्नाटक में भी यही किया, पूछो कितनों क्या दिया। वो तो बच्चों को बुलाते हैं, आप तो उनके विधायकों को बुला लाते। सुनो कितनों को दिया। मतलब जबरदस्ती की झूठ बोल के लोगों को अपनी तरफ करना और फिर बाद में कुछ ना देना। अब एक नया वो छोड़ दिया, इतनी यूनिट फ्री देंगे, इतने सिलेंडर इतने का कर देंगे। अरे भाई यूनिट फ्री देनी थी तो केजरीवाल साहब ने क्यों हाथ उठा लिए? पंजाब में एक बार केजरीवाल जी से पूछ तो लो जाके कांग्रेस वालों, अगर फ्री यूनिट बोला नहीं उन्होंने, वॉलंटरी एरिया अपनी छोड़ दो, जो सक्षम लोग हैं वो यूनिट फ्री ना लो। क्यों ना लो? जब आपने दी थी। ये कहीं ना कहीं दबाव खर्चा जनता पे ही आता है और ये चीज़ें एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। आप वोट बनाने के लिए, लेने के लिए गलत काम कर रहे हो, गलत चीज़ों का सहारा ले रहे हो। आज जो आदमी प्राइवेट सेक्टर में बेचारा सुबह 8-7 बजे घर से निकलता है, रात को 8 बजे घुसता है, हाँ, और वो टैक्स से पैसा जो देता है, आप उसको उठा के फ्री यूनिट बांट रहे हो। किसको बांट रहे हो? उसको क्या मिला? आपने उठा के मैं इतने का वो कर देता हूँ, यूनिट फ्री दे देता हूँ, फलाना ढिमकाना, किस लिए? हाँ, अनाज किसी को आप फ्री दे रहे हो, समझ में आता है, किसी का घर चलता है गरीब आदमी का। यूनिट किस लिए? जो सक्षम आदमी है उसको यूनिट की क्या जरूरत है? आपने और जिसका पैसा है उसको क्या वो किया आपने? फिर आपने कितने लोगों को अमीर किया है, मतलब सक्षम किया है? आप बहुत बढ़िया सवाल।
जगदीप भाई मैं तो चाहता था कि क्योंकि आप फंसोगे सब। नहीं नहीं भाई साहब सुनिए मेरी बात जी। आपको बोलता हूँ एक बारी आप जाके मुद्रा योजना आप सुनना, और वो जो मोइन भाई यहाँ बैठे थे ना जी, वो उनका छोटा सा काम था, आप उनसे पूछना, वो तो मुसलमान है जी, उन्होंने मेरे को आगे बताई कि जी आपका प्रधानमंत्री जी तो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि आप लोन लो, 70% की सब्सिडी है, ये फैक्ट्री लगाओ। ये मैं काम जब करवा रहा था यहाँ पे, एक फर्नीचर वाले को उसने समझाया, वो यूपी का मुस्लिम था लड़का, वो बीजेपी के खिलाफ का था, वो कहता रहे कौन सी दुनिया में घूम रहे हो। आपने काम भी मुस्लिमों को दे दिया ताकि वोट मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, वोट की बात नहीं है, वो तो चलो जो कारीगर है कारीगर करेगा जी, उसमें हम भाजपा कभी भेदभाव नहीं करती है, कभी भी। ठीक है, हिंदू मान लेता मुस्लिम हूं। हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लोग नहीं करते। मैंने क्या बोला, कांग्रेस करती है। पर जब उसने आके उसको बताया कि भाई मैं यहाँ हरियाणा यूपी से आके हरियाणा में काम कर रहा हूँ, छोटा सा काम था, मैंने सब्सिडी ली सरकार से, मैंने सरकार से लोन लिया, मैंने काम का विस्तार किया, बढ़ाया काम को। अरे तुम भी इसको बढ़ाओ ना, करो। और आप कह रहे हो कि ये एम्पावरमेंट के लिए क्या कर रही है, ये तो ताजे उदाहरण है। आपको मैं कल दोबारा मैं इंटरव्यू करवाया था मोइन का बोला, लेकिन हाँ 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश में मोदी जी यूं क्यों कहते हैं कि 80 करोड़ जनता को हमने राशन मुफ्त बांट दिया? क्या 80 करोड़ सच में ही राशन खरीदने लायक नहीं है? देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आज ये सवाल आप मेरे से जो कर रहे हैं, हमने आखिरी सवाल है सर मेरा तो। हमने तो राशन दे दिया नहीं। मैं तो एक विश्वकर्मा योजना की और बात कर रहा था, मेरे को हमारे पंचाल साहब बैठे दिख गए थे जी, आप जो सक्षम की बात करी जी, आप वो योजना पढ़ के देखना, हम लोगों को सक्षम कैसे कर रही है पार्टी। दूसरी बात, आपने इसकी बात की, बहुत अच्छी बात की। जो सरकार पिछले 50-60 साल राज करके चली गई, अगर वो इस बात की उस टाइम चिंता कर लिए होते तो ये नौबत आती कि हमारे को 80 करोड़ लोगों को राशन बांटना पड़ता। मैं उल्टा सवाल आपसे करता हूं, जब आप कांग्रेस के खेमे में जाओ तो ये सवाल उनसे जरूर करना आप एक बार कि आपने 10 साल हो गए सर, आपसे ही सवाल बनता है। तो कांग्रेस सुनिए ना, आप सुनिए, खड्डे बट्टे पिछले 5 साल में आपने भर ली होंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है सर। तो मैं मान गया, हर चलो बार ही मैं ये भी मान गया, हम जिम्मेवारी भी लेंगे जी, और उसको दूर भी करेंगे। इतना समय जब हमारे पास होगा तो वो भी करेंगे। आपको बोल तो उससे कम समय में, आधे समय में करके देंगे। आज देखना, आप इस बात को लिख लो, डॉक्यूमेंटेड है। दूसरी बात भाई साहब, बीमारी जब स्टार्ट होती है ना, तो अगर उसका इलाज हो जाए तो वो कैंसर नहीं बन पाता। आज हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं, समझिए आप। जो आज ये जनता इतनी गरीबी लाइन से नीचे चली गई, हम बहुत अच्छा नारा देती थी कांग्रेस, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। क्या किया? मनरेगा ले आई उनके लिए, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। फिर मनरेगा का बेनिफिट कहाँ हुआ? अब ये तो फिर नीचे कर्मचारी जानते होंगे ना। अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। आज ये सरकार कोई भी काम करती है, लोग परेशान है, पोर्टल पोर्टल पोर्टल, आज लग रहा है उनको। वो पोर्टल इसलिए है कि वहाँ पर जाके आप काम जब करोगे उस पोर्टल पे तो ट्रांसपेरेंसी आती है और उसकी अकाउंटेबिलिटी है। रजिस्ट्री का टाइम था, पहले दे दिया, 2 महीने 3 महीने में हो जाएगी, घूमते रहो पीछे पीछे, पैसे खिलाते रहो। आज रजिस्ट्री टाइम बाउंडेड है, 7 दिन में अगर आपने टोकन ले लिया तो टोकन का डे है आपका, उस दिन आपकी रजिस्ट्री होगी। पहले क्यों नहीं थी ये चीज़ें भाई? अगर इस सरकार के गुड गवर्नेंस की बात करूं तो जगदीप भाई बहुत बहुत अच्छा है। और ये 80 करोड़ की बात फिर मैं आपको बोलता हूं, समय लगता है, चीज़ें सुधरेंगी। इलाज किसी भी चीज़ का करते हैं उसमें समय लगता है, पर ये नहीं होता कि अगले दिन डॉक्टर से पूछना शुरू कर दे मैं ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। इट विल टेक सम टाइम, बट मैं आपको बोलता हूँ ये चीज़ ठीक होगी। असल में मोर एक्सपेक्टेशंस किल्स योर हार्ट सर। ठीक है ना, जब तो आप मोदी जी ने जब 2014 में दिखाया एयरपोर्ट पे चलते हुए अंग्रेज और हिंदुस्तानी इकट्ठे, अंग्रेज हमारे जूते पॉलिश कर रहे हैं, $1 1 रुपया इक्वल टू दिखा रहे हैं, ऐसा देख के तो ये लग रहा था जैसे कि भी ये अमेरिका, रशिया, जापान, रूस सब यहीं पे होंगे और यहीं पे झाड़ू मारते दिखेंगे और हम इधर बड़े बड़े ऑफिसों में होंगे। लेकिन सर हमारी जनता उधर ग्रुप डी से 32 नौकरी के लिए आपने बहुत ये भी अच्छा, बड़ी पुख्ता बात कही जी। और मैं आपको बता दूं इस बारे में भी, कुछ चीजें होती है जो सिंबॉलिक होती है। आप जुमला होता है इसको हिंदी में जुमला बोलते हैं। सिंबॉलिक, सिंबॉलिक मतलब जी कि एक निशान के तौर पे कि ये काम, जैसे आपने बोला कि अंग्रेज आपके जूते साफ कर रहे होंगे जी, आज अंग्रेज जूते आपके साफ कर रहे हैं, बस सिर्फ देखने का नजरिया अलग है। अब वो आप सोचो कि ब्रश लेके आपके जूते साफ करने लग जाए, नहीं भैया, आज वो आपके देश में आके लाइन में खड़े हैं, कतार में खड़े हैं कि हमारे को बिजनेस दो।
समझिए आप इस बात को, वो लाइन में खड़े हैं आज। बहुत तेज दिमाग है भाई साहब भाजपा वालों, बातों में तो जाने ही नहीं देंगे। नहीं ये बात, वो तो बातों बिजनेस में करने जाने- के लिए दूसरे बातों देशों में आ रहे हैं और आप ही कह रहे हैं कि काम बातों में मांग जाने की चीज नहीं है ये वही है। आप जब किसी से कुछ मांगने जा रहे हो, कुछ लेने जा रहे हो, तो कुछ सोच के जा रहे हो ना। तो इसका मतलब ये था, वो तो एक सिंबॉलिक था कि ठीक है एयरपोर्ट ऐसे होंगे, एयरपोर्ट हो रहे हैं, बन रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट अनाउंस हो गया, आप देखना उसका काम कितनी गति से चल रहा है, आप देख रहे हो उसको। और आप ये देखिए, चलो मैं एक चीज और बोलता हूँ आपके माध्यम से, हम बोलते हैं लाभार्थी, चलिए ना। हाँ लाभार्थी, आप लाभार्थी की सुन लो। जिस जगह पे एयरपोर्ट आ गया, 152D निकल गया, जो आसपास जो जमीन है उसके रेट बढ़ गए, किसने बढ़ा दिए भाई ये? अगर ये 152D नहीं निकलता, एयरपोर्ट नहीं आता, तो जमीन के क्या भाव थे, हम बताओ ना। और दूसरी चीज, ये जमीन के रेट तब बढ़े हैं, किसी से CLU का या किसी का कोई लेना नहीं देना नहीं। पिछली सरकार में तो आपको पता है CLU कौन करता था, कितने CLU कैसे होते थे उसमें तो जगदीप आपने भाई। ईडी छोड़ रखी है ना इस कभी मामले में तो। छोटा सा आप बैठ के माइक्रो लेवल पे जाके एनालिसिस करना। मैं फिर बोलता हूँ, ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी, इनकी नीयत साफ है। और ये जो आम आदमी है, अंत्योदय की जो ये बात करते हैं, अंत में जो आदमी बैठे हैं, ये वास्तव में उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये हैं हमारे नागेंद्र शर्मा जी भर के अपनी भड़ास निकाल सकते हो आप सवालों के जरिए। और आपने ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।